औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Shahid Khan and this is our lecture chemistry interview preparation. In this session we will discuss about the S block elements of periodic table। ये देखते हैं इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, कहते हैं वाई आर लिथियम साल्ट मोस्टली हाइड्रेटेड। जो लिथियम के साल्ट्स होते हैं ये ज़्यादातर हाइड्रेटेड होते हैं, रीज़न क्या है जी? तो क्या रीज़न होता है कि अल्कली मेटल में देखें तो लिथियम जो है टॉप पे होते हैं हमारे पास, ठीक है। जो फर्स्ट ए ग्रुप होते हैं उसको अल्कली मेटल बोलते हैं और सबसे ऊपर जो है लिथियम होते हैं, ठीक है। और इसके साइज़ भी हमारे पास क्या होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल साइज़ होते हैं। और सारे अल्कली मेटल पे क्या होते हैं, +1 चार्ज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करते हैं। तो अल्कली मेटल में लिथियम की कैपेसिटी ज़्यादा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करे, पोलराइज कर सके बाकी सारी मेटल्स के मुकाबले में, ठीक है। इस वजह से हमारे पास इसकी जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है ड्यू टू स्मॉल साइज़, ठीक है। तो इसके साथ क्या होते हैं, हाइड्रेट फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि लिथियम हैज़ द लोवेस्ट साइज अमंग ऑल अल्कली मेटल्स। It has the capacity to polarize water molecules more easily than other alkali metal. Because of its property, lithium ions have the highest degree of hydration. And lithium salts such as lithium chloride, etc. लिथियम क्लोराइड आर हाइड्रेटेड, ठीक है। मसलन हम ये कह सकते हैं कि इसके जो साइज़ होते हैं वो स्मॉल होने की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी हाइड्रेशन ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि लिथियम आयन जो है ये इसके साल्ट जो होते हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं वाई आर ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स नॉन एज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जो ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट हैं इसको हम कहते हैं कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसका रीज़न क्या है? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि किसी एटम की ये टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सके। जब हम अल्कली मेटल को देखते हैं तो ये एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं और इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिसको लॉस करने के लिए इसको बड़ी कम आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर ड्यू टू द लूजली हेल्ड एस इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। दे रेडिली गिव अप इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग मोनोवैलेंट आयन, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एमंग पीरियड्स। जो पीरियोडिक टेबल कर लो, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं वाई आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स लो। कि अल्कली मेटल्स जो होती हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इसका क्या रीज़न है? तो याद रखें जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है मेटल का वो डिपेंड करता है इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ के ऊपर। और यहाँ आपको पता है कि मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होती है और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे इतनी मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। अब अगर अल्कली मेटल को देखें तो इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब है इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं। इस वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दी अल्कली मेटल हैव अ बिग एटॉमिक साइज एंड दे हैव ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, thus their melting and boiling point are low, indicating that they have weak metallic bonding, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कहते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप इन पीरियोडिक टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है पीरियोडिक टेबल में। डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है, तो पहले इसको थोड़ा सा देख लें फिर आगे चलते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि हमारे पास जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, पीरियड सेकंड के एलिमेंट्स मसलन बेरिलियम वगैरह है, ठीक है। इसके साथ बोरान होते हैं और नीचे क्या होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं, ठीक है। अब ये इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती हैं, सिमिलर होती है, ठीक है। कि पीरियड सेकंड एलिमेंट्स और थर्ड एलिमेंट्स, पीरियड सेकंड एलिमेंट्स एंड थर्ड एलिमेंट्स ऑफ नेक्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। पीरियड थर्ड एलिमेंट्स ऑफ नेक्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स शो रिजेम्बलेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप या डायगोनल फैक्टर भी बोलते हैं जी। अब ये होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है? तो याद रखें इनका जो हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप का रीज़न है
कि इनका एक तो ये कि आयनिक साइज़ आलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है, इसका और इसका आयनिक साइज़ क्या होगा, सेम होगा, या चार्ज, या हम कह सकते हैं रेडियस रेशियो सेम होने की वजह से, या चार्ज डेंसिटी इनकी सेम होती है, तो इस वजह से डायगोनल रिलेशनशिप होते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे जी? ओके, द डायगोनल रिलेशनशिप इन द periodic टेबल इज ड्यू टू सिमिलर आयनिक साइजेस और चार्ज या रेडियस रेशियो, ठीक है, इस वजह से डायगोनल रिलेशनशिप होता है जी। नेक्स्ट है, कहते हैं वाई इज सोडियम केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल। पता है आपको कि सोडियम को अब केरोसिन ऑयल में रखते हैं, इसका रीज़न क्या है? इससे पहले थोड़ी सी मैं और बात कर लूँ कि लिथियम जो है, लिथियम को हम केरोसिन ऑयल में नहीं रख सकते, लिथियम को हम वैक्स में रखते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि लिथियम जो है ये आपके पास क्या करते हैं, इसकी डेंसिटी कम होती है तो ये फ्लोट करने लग जाते हैं, बिल्कुल टॉप पे आ जाते हैं, सही है। सोडियम को केरोसिन ऑयल में, ठीक है, पोटाशियम को सील ट्यूब में, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल उनको लैब में रख ही नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। अब सोडियम का यहाँ पूछ रहा है कि उसको केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है कि सोडियम का हम इसलिए केरोसिन ऑयल में रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है या वाटर वेपर्स होते हैं उनके साथ ये क्या करते हैं, रिएक्शन कर देते हैं। तो एक केरोसिन ऑयल जो है ये ऑर्गेनिक होते हैं, इनर्ट होते हैं, ठीक है, अल्केन्स होते हैं बेसिकली, तो इसलिए इसके अंदर रखते हैं टू कंट्रोल देयर रिएक्टिविटी। तो क्या आंसर करेंगे कि सोडियम इज केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल बिकॉज इट स्ट्रांगली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है, इस वजह से उसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहते हैं नेम दी लाइटेस्ट मेटल, सबसे जो लाइटेस्ट मेटल है, हल्की मेटल है, वो कौन सी है पीरियोडिक टेबल में? तो याद रखें जो अल्कली मेटल के बिल्कुल टॉप पे ऊपर है, लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल ऑन अर्थ हैविंग ए डेंसिटी ऑफ 0.5, ठीक है, 0.5, बाकी एलिमेंट्स की 0.9 ये इसके करीब वगैरह होती है, मगर इसकी 0.5 होती है, सबसे हल्की होती है। और सबसे हेवीएस्ट कौन सी होती है जी? 0.5 डेंसिटी होती है किसकी? लिथियम की, याद रखें, ठीक है। और ऑस्मियम जो है ये आपके पास सबसे क्या होती है, हाई डेंसिटी वाली हेवीएस्ट मेटल, ठीक है, ये याद रखें जी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं, कहते हैं व्हाट इज सोडियम एमलगम, सोडियम एमलगम क्या होते हैं जी? याद रखें एमलगम क्या होते हैं, मरकरी के साथ जब कोई एलिमेंट्स क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, मिक्स होते हैं, उसको हम एमलगम बोलते हैं। तो सोडियम एमलगम क्या होता है कि जब सोडियम मेटल क्या करेगा, मरकरी के साथ कंबाइन होगा, उसको बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम एमलगम इज फॉर्म व्हेन सोडियम मेटल विच इज डिस्चार्ज एट द कैथोड रिएक्ट्स विद मरकरी, ठीक है, जो मरकरी के साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा सोडियम, तो उसको हम जो मिक्सचर या जो कंपाउंड बनेगा उसको सोडियम एमलगम बोलेंगे जी। नेक्स्ट है, कहते हैं वाई इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट नॉन एज बेकिंग पाउडर, इसको बेकिंग पाउडर क्यों बोलते हैं? तो याद रखें जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको बेकिंग पाउडर, और सोडियम कार्बोनेट जो है इसको वॉशिंग पाउडर बोलते हैं। दोनों में डिफ्रेंशिएशन रखना है आपने, डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको बेकिंग पाउडर इसलिए बोलते हैं कि जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है और क्या जनरेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते, वो केक वगैरह में क्या करते, वो ब्लफ क्रिएट कर देते या उसमें होल्स वगैरह बना देते हैं, ठीक है, ब्रेड में या केक में। असल में होता क्या है कि आपके पास जब इसको हम क्या करते हैं, फूड वगैरह में ऐड करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और जब आप बेकिंग करते हो, इसको हीट करते हो, तो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट होते हैं, Na2CO3, ठीक है, और साथ क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होते हैं तो वो उसका क्या होता है, वो बफ सब बन जाते, फूल जाते हैं जी, ठीक है। ओके, तो क्या कहेंगे, इट इज़ नोन एज बेकिंग पाउडर बिकॉज ऑन हीटिंग इट डिकम्पोज एंड जनरेट बबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच लीव्स होल्स इन द केक एंड ब्रेड। आप इसलिए भी कह सकते हो कि इट इज़ नोन एज बेकिंग पाउडर बिकॉज इट इज़ यूज इन बेकिंग, बेकिंग में इसको यूज़ करते हैं। बेकिंग का पता है ना, जिसमें केक बिस्किट ये चीज़ें बनाते हैं, ब्रेड वगैरह बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं वाई डज टेबल साल्ट गेट वेट इन रेनी सीजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, घरों में भी फिनोमेना देखा गया है कि टेबल साल्ट जो होता है ये आपके पास क्या होते हैं, जब बारिशों के मौसम होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये वेट हो जाते हैं जी, घर में बर्नी वगैरह में रखे ये वेट हो जाते हैं, गीला हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है?
तो याद रखें जो टेबल साल्ट है ये हमारे पास बना होता है NaCl का ना, सोडियम क्लोराइड होते हैं। तो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड के अंदर कुछ इम्प्योरिटी आ जाती है कि इसकी मैग्नीशियम क्लोराइड की और कैल्शियम क्लोराइड की, इनकी इम्प्योरिटी आ जाती है, ठीक है। और इन दोनों जो साल्ट्स हैं इनकी ये डिलिक्विसेंट या हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। इसका मतलब है कि ये क्या करते हैं, इनकी एबिलिटी होती है कि ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वो क्या होते हैं, इस इम्प्योरिटी की वजह से वो क्या होता है, NaCl जो है वो वेट हो जाता है। याद रखें NaCl इज़ नॉट हाइग्रोस्कोपिक नॉट डिलिक्विसेंट, ठीक है, ना तो पानी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। डिलिक्विसेंट और हाइग्रोस्कोपिक में डिफरेंस है ना। हाइग्रोस्कोपिक ऐसा सब्सटेंस होते हैं जो एटमॉस्फेयर से एयर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और डिलिक्विसेंट क्या होते हैं कि जो एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करे, इतना एब्जॉर्ब करे कि खुद उसमें डिजॉल्व हो जाए, तो उसको डिलिक्विसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि टेबल साल्ट हैज़ इम्प्योरिटीज़ लाइक कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड विच आर बोथ डिलिक्विसेंट इन नेचर दैट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर व्हेन इट रेन्स। तो मॉइस्चर वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो साल्ट है वो आपके पास क्या होता है, वेट हो जाती है जी। अगर हम इस इम्प्योरिटी ना हो मैग्नीशियम क्लोराइड की और साथ कैल्शियम क्लोराइड की, तो इसके मतलब वो वेट नहीं होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहते हैं मेंशन द मेन कंपाउंड्स दैट कंस्टिट्यूट पोर्टलैंड सीमेंट। तो इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछ सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट वगैरह होते हैं, ठीक है। कि द मेन कंपाउंड्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है जी, डाई कैल्शियम Ca2 और साथ हमारे पास क्या होगा SiO4, इसको हम पढ़ेंगे डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या होते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होते हैं, ठीक है। और इसी तरह ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, मेन कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं वाई एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट कैन नॉट बी यूज एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट होते हैं उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के तौर पे हम यूज़ नहीं कर सकते। एनहाइड्रस का मतलब है जब इससे वाटर ऑफ हाइड्रेशन रिमूव कर देते हैं। तो याद रखें जो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट है इसको हम यूज़ करते हैं एज ड्राइंग एजेंट, ताकि ये वाटर को क्या करे, एब्जॉर्ब करे। और इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो सेटिंग या हार्डनिंग प्रॉपर्टी है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह नहीं होती। ये रीज़न है जी। हम क्या कहेंगे कि एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट हैज़ बीन यूज as drying agent by taking up water readily. It cannot be replaced with plaster of Paris because it does not have the same setting and hardening property. इस वजह से इसको यूज नहीं कर सकते जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज मिल्क ऑफ लाइम। तो मिल्क ऑफ लाइम, लाइम क्या होता है हमारे पास, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और मिल्क ऑफ लाइम क्या मतलब, मिल्क की तरह उसकी अपीयरेंस हो जाएगी कि जब उसको आप क्या करोगे, वाटर में डालोगे तो एक सस्पेंशन बनेगी जो मिल्क की तरह अपीयरेंस होगी, उसको मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं, ठीक है। द मिल्क ऑफ लाइम मींस स्लैक लाइम सस्पेंशन इन वाटर। क्या आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है जी, इसको किस में डालें, वाटर में, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं वाई इज़ बेरिलियम नॉट अटैक बाय एन एसिड इजीली। जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम आपके पास क्या है, हमारे पास सेकंड ग्रुप का एलिमेंट से, अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग करते, कहते उस पे एसिड कोई अटैक नहीं करते। इसका रीज़न क्या है। तो याद रखें बेरिलियम जो है ये आपके पास क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ना एक बेरिलियम ऑक्साइड की फिल्म या लेयर बना देती है, और अंदर वाला जो बेरिलियम है वो फिर क्या करते हैं, फर्दर रिएजेंट से, फर्दर अटैक से वो क्या करते हैं, सेफ रहते हैं, ठीक है। इस वजह से एसिड इसके ऊपर अटैक नहीं करता। कि बेरिलियम इज़ नॉट अटैक बाय एन एसिड इजीली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म that develops on the beryllium metal, hence acid is less likely to be attacked by it। कि एसिड फिर इस पर अटैक नहीं कर सकता उस फिल्म की वजह से, इंसुलेशन हो जाती है। ओके नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं व्हाई आर लिथियम कंपाउंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। के जो लिथियम के कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इसका रीज़न क्या है।
तो याद रखें, पहले भी बात हो चुकी है कि जो लिथियम है इसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस कैटायन की जो पोलराइजेशन पावर है वो आपके पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, जब पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी तो एनायन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास इसके जो कंपाउंड्स होंगे वो कोवलेंट नेचर के हो जाएंगे। जब कोवलेंट नेचर होंगे तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे। तो कैसे आंसर करें कि लिथियम कंपाउंड्स हैज़ ए स्ट्रॉन्ग कोवलेंट करेक्टर ड्यू टू इट्स हाई पोलराइजिंग पावर। पर हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से इसका कोवलेंट करेक्टर। और पूछे हाई पोलराइजिंग पावर क्यों है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। एज ए रिजल्ट हम कह सकते हैं कि इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसलिए सॉल्युबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहते हैं नेम द एलिमेंट्स विच फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर। कि इन एलिमेंट्स के नाम लिखें जो हमारे पास क्या होते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं एक्सेस ऑफ एयर। तो याद रखें, आपने ये याद रखना है कि हमारे पास बल्कि ये रेंज याद रख लें, मैं सारी करा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, तो हमारे पास लिथियम है ना, लिथियम क्या बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, Li2O। ठीक है, इसके बाद सोडियम है, सोडियम क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, Na2O2। और इसके बाद जो बाकी हैं कौन कौन से, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये तीनों आपके पास क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड, मसलन KO2 वगैरह। ठीक है, तीनों में डिफरेंस तो कर सकते हो ना कि जो नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2, और जो पर ऑक्साइड होते हैं इसमें क्या होती है, -1, और जो सुपर ऑक्साइड होते हैं इसमें क्या होती है, -1/2। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये आपने अल्कली मेटल में रखना है, सोडियम, रुबीडियम और सीजियम वगैरह ये सुपर ऑक्साइड, सोडियम नहीं, लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, और उसके नीचे तीनों वाले सुपर ऑक्साइड, क्योंकि नीचे वालों की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है इसलिए जी साइज़ बड़ा होता है। अच्छा जी, तो क्या हम कहेंगे, ओके, कि द एलिमेंट्स आर पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम, ये एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल्स है जो क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। बाकी ऊपर वाले सोडियम पर ऑक्साइड और लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं विच एलिमेंट इज फाउंड इन क्लोरोफिल एंड हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, ओके। क्लोरोफिल क्या होता है कि ये हमारे पास एक पिगमेंट होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में बड़ा रोल प्ले करते हैं। कि ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उधर से एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन वगैरह बनाती हैं जी। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है, उसमें क्लोरोफिल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन क्या होते हैं। ये हमारे पास एक मसलन ब्लड के अंदर होते हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं पूरी बॉडी में। ठीक है, इसको हेमोग्लोबिन पर। अब क्लोरोफिल के अंदर कौन सा एलिमेंट है और हेमोग्लोबिन के अंदर कौन सा एलिमेंट है, तो याद रखें, क्लोरोफिल के अंदर जो एलिमेंट होता है वो आपके पास क्या है, मैग्नीशियम है। क्या है, सॉरी, इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। और हेमोग्लोबिन के अंदर आपके पास क्या होता है, आयरन होते हैं। इन दोनों की जो स्ट्रक्चर है हेमोग्लोबिन और आयरन का ऑलमोस्ट सिमिलर है, आपने उसको देख लेना है एक मरतबा। ठीक है, पोर्फिरिन रिंग वगैरह इसके साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। सेंटर में यहाँ पे आयरन होता है हेमोग्लोबिन में, और क्लोरोफिल में क्या होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, कहते हैं लिस्ट डाउन द मेटल विच क्लॉट ऑन वाटर विदाउट रिएक्टिव। नहीं, ये क्लॉट नहीं है, सॉरी, ये क्या है, फ्लॉट है। विच फ्लॉट ऑन वाटर। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या है, फ्लॉट है, ये आपके पास क्या है, फ्लॉट है, क्लॉट नहीं है, फ्लॉट ऑन वाटर के। उस मेटल का नाम बताएं जो क्या करे, वाटर पे तैरती है और उसका क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, तो याद रखें जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी वही वाटर पे फ्लॉट करेगी। ये बात पहले भी हो चुकी है, लिथियम जिसकी डेंसिटी क्या की थी, 0.5 थी, तो वाटर पे फ्लॉट करती है। तो लिथियम फ्लॉट्स ऑन वाटर ड्यू टू लो डेंसिटी एंड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, और वाटर के साथ फिर रिएक्ट नहीं करती जी। क्वेश्चन नंबर 18 है जी, कहते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ अल्कली मेटल। इसमें एक पॉइंट था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इसको। ओके 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 ओके, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है हम क्या कहते हैं कि इसकी क्या होती है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है,
तो इसकी हम क्या करेंगे, NS1 लिखेंगे। ये 1 बता रहा है कि इसमें ये आपके पास क्या है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। S बता रहा है कि S सब शेल में, S ब्लॉक से बिलोंग करते हो। N बता रहे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 2 3 4, ठीक है। मगर याद रखें यहाँ पे ही हम गलती करते हैं, N की वैल्यू 1 नहीं हो सकती फॉर एल्कली मेटल। N की वैल्यू क्या होगी, 2 से स्टार्ट होगी, 2 3 4। वजह क्या है, रीज़न क्या है कि N की वैल्यू 1 होगी तब जब आपके पास हाइड्रोजन की बात करेंगे, और हाइड्रोजन इज़ नॉट एन एल्कली मेटल। पॉइंट समझ आया ना। तो N की वैल्यू एल्कली मेटल के लिए 2 से स्टार्ट हो रही, लिथियम के लिए N की वैल्यू 2 आती है, लिथियम इज़ द फर्स्ट एल्कली मेटल। N की वैल्यू 1 किसके लिए आती है, हाइड्रोजन के लिए जो एल्कली मेटल नहीं है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में N की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कहते हैं व्हाट इज डेड बर्न प्लास्टर। डेड बर्न प्लास्टर क्या होता है। हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसको हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट के। जब उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, उसके जो वाटर हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या बनते हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बनते हैं। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, डेड बर्न प्लास्टर का नाम भी देते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कहते हैं वाई इज कैल्शियम प्रेफर्ड ओवर सोडियम टू रिमूव लास्ट ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम अल्कोहल। ओके, कि हमारे पास जो अल्कोहल है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कैल्शियम को प्रेफर करते हैं। सोडियम हम मसलन सोडियम को नहीं यूज़ करते, उसमें हम कैल्शियम को यूज़ करते हैं। किसके लिए जी, हम कैल्शियम को यूज़ करते हैं कि जो लास्ट में कुछ वाटर, उसमें ट्रेस में वाटर बच के अल्कोहल में, उसको वो एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। वजह क्या है, क्या याद रखें कि सोडियम जो है ये क्या करते हैं, बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। तो क्या आंसर करेंगे कि सोडियम एंड कैल्शियम बोथ रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। दोनों रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बट कैल्शियम डजंट रिएक्ट विद अल्कोहल टू जनरेट कैल्शियम ऑक्साइड। मगर कैल्शियम जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता, अल्कोक्साइड, मगर सोडियम रिएक्शन करता है। क्या मतलब जी, कि अगर आपने सोडियम यूज़ किया, देखें एक साइड पे मैं सोडियम लिखता हूँ, एक साइड पे मैं कैल्शियम लिखता हूँ, ठीक है। सोडियम जो है बच्चों, सॉरी, सोडियम जो है ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, H2O के साथ, और क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं NaOH, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और क्या बनाते हैं, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मगर जब बात करते हैं दूसरा रिएक्शन की, किसकी, मैं अगर ये ब्लैक लेके करूं कि सोडियम जो है ये अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन करते हैं, ROH के साथ, और क्या बनाते हैं, RONA, सोडियम अल्कोक्साइड। मगर जब कैल्शियम की बात करें बच्चों, तो ये अल्कोहल के साथ, ROH के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। क्योंकि ये अल्कोहल के साथ कैल्शियम रिएक्शन नहीं करता और सोडियम उसके साथ रिएक्शन करते, इसलिए हम सोडियम के नहीं यूज़ करते अल्कोहल के, क्योंकि हमें अल्कोहल चाहिए ना। तो जो लास्ट में ट्रेस में वाटर बच जाते हैं अल्कोहल में, उसको रिमूव करने के लिए हम कैल्शियम इसलिए ऐड करते हैं कि कैल्शियम वाटर के साथ तो रिएक्शन कर लेते हैं, मगर ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। सोडियम को क्यों नहीं यूज़ करते, सोडियम किस लिए यूज़ नहीं करते कि वाटर के साथ तो रिएक्शन कर लेते, यहाँ तक बात सही है, मगर जो अल्कोहल है उसके साथ भी रिएक्शन करके सोडियम अल्कोक्साइड बना देते, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाई डज लिथियम हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर इन एक्वा सॉल्यूशन। कि अगर हम रिड्यूसिंग पावर की बात करें तो हमारे माइंड में सीजियम आता है, मगर जब एक्वा सॉल्यूशन की बात करें तो लिथियम आता है, ठीक है। एक फैक्ट आपने याद रखना है यहाँ पे कि एक्वा सॉल्यूशन की बात होगी तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो लिथियम होगा, एक्वा सॉल्यूशन की, वाटर में बात होगी। मगर जब गैसियस स्टेट में बात करेंगे तो सीजियम इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट गैसियस स्टेट में। अब इसका रीज़न क्या है जी, इसकी बात करते हैं। तो याद रखें जो लिथियम होता है इसका जो साइज़ होता है लिथियम आयन का, वो क्या होता है आपके पास, स्मॉल होता है। तो इसके इर्द गिर्द जो वाटर मालिक्यूल्स हैं, जो हाइड्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा वाटर मालिक्यूल इसकी इर्द गिर्द आ जाते हैं, ठीक है। हाई चार्ज डेंसिटी और लो साइज़ की वजह से इसकी जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो आपके पास क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से हमारे पास ये क्या होता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। तो हम क्या कहेंगे, ड्यू टू इट्स हाई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन लिथियम इज़ द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इन एन एक्वा सॉल्यूशन के इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की वजह से। मगर जब बात करेंगे गैसियस स्टेट में तो ड्यू टू लो आयोनाइजेशन ऑफ सीजियम इट इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये याद रखें जी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, कहते हैं वाई आर बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट रेडिली सॉल्युबल इन वाटर वाइल कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट आर इनसॉल्युबल। याद रखें कि सल्फेट और जो कार्बोनेट्स हैं अल्कलाइन अर्थ मैटर की, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न क्या है, तो याद रखें सॉल्युबिलिटी के लिए जो जनरल रूल होते हैं हमारे पास के क्या होने चाहिए, हमारे पास जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, हाइड्रेशन एनर्जी है, वो हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए लेटेस्ट एनर्जी से, तब हमारे पास कोई चीज़ डिज़ोल्व होगी। ठीक है, अगर ये ग्रेटर नहीं है बल्कि हाइड्रेशन एनर्जी आपके पास क्या है, कम है, किससे, लेटेस्ट एनर्जी से, तो वो चीज़ हमारे पास डिज़ोल्व नहीं होगी जी। ये आपने माइंड में रखना है। सॉरी, ये क्या है यार, जस्ट अ मिनट। ओके अच्छा, तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर लेटेस्ट एनर्जी से ज़्यादा है तो हमारे पास चीज़ डिज़ोल्व होगी, अगर कम है तो चीज़ डिज़ोल्व नहीं होगी। अब जब बात करेंगे बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट की, तो इसमें जो बेरिलियम आयन है और मैग्नीशियम आयन, उनका साइज स्मॉल है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो इनके इर्द गिर्द मालिक्यूल्स, वाटर के मालिक्यूल ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस मीन इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, जो कि कंपनसेट करती है, और लेटेस्ट एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए चीज़ें आपस में ब्रेक होकर ओके होती है, आसानी से डिज़ोल्व हो जाती है। मगर जब बात करेंगे बाकी की, कैल्शियम सल्फेट की, स्ट्रोंशियम या बेरियम सल्फेट की, तो इनका साइज़, अब कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम और बेरियम का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा लार्ज साइज़ है, चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर ऑफ मालिक्यूल्स ज़्यादा इसके इर्द गिर्द जमा नहीं होते। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो आपके पास कम हो जाती है और लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से ये डिज़ोल्व नहीं होते जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। कहते हैं ऑल कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर रेडीली सॉल्युबल इन वाटर बट लिथियम कंपाउंड्स मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्सप्लेन। ये हमने थोड़ी देर पहले भी इसकी बात की कि जितने भी कंपाउंड्स हैं अल्कली मेटल्स के, वो आपके पास क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, मगर जो लिथियम है इसके कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक में सॉल्वेंट होते हैं। इसकी वजह क्या है, अभी थोड़ी देर पहले इसी की बात हुई थी कि हमारे पास लिथियम जो होता है इसका साइज़ स्मॉल होता है। ठीक है, सारे अल्कली मेटल से, और इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर जो है कैटायन की, वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये एनायन को पोलराइज करते हैं, हम कह सकते हैं कि ये उसके अंदर क्या करते हैं, डिवेलप करते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर जब डिवेलप होगा तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, वो ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होगा जी। ठीक है, और बाकी अल्कली मेटल वाटर में क्यों सॉल्युबल होते हैं, उसके कंपाउंड के, बाकी जो अल्कली मेटल्स के कैटायन हैं उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो एनायन को ज़्यादा पोलराइज नहीं कर सकते, और इस मीन कोवेलेंट कैरेक्टर डिवेलप नहीं होता, आयनिक कैरेक्टर होते तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो स्मॉल साइज ऑफ लिथियम और हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम इज द रीज़न that why their compounds are soluble in organic solvent. So this is our last question. So this is all about S block elements कि इस पे हमारा सेशन था वो हमने कंप्लीट किया। तो हमारे काफ़ी सारे सेशन हो चुके हैं, फिर भी आप लोगों को कोई इशू हो तो आप लोग ग्रुप में मुझे बता सकते हैं। उस चैप्टर हमारे एक स्टूडेंट्स हैं, उनके अभी इंटरव्यू होने, तो उनको इशू था, होप्स हो कि सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपने हमारे बाकी सेशन नहीं देखे तो इसकी प्लेलिस्ट में, बल्कि प्लेलिस्ट में आप जाएं तो इंटरव्यू सेशन की तो सारे आपके पास इंटरव्यू मिल जाएंगे, जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल, सारे सब्जेक्ट हमने डिस्कस किए हैं। तो फिर भी आपको कोई क्वेरीज, कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच।